आप देख रहे हैं काशी से देश की बहस का ये विशेष बुलेटिन और जहां पर हम बात करेंगे आज आपके द्वारा चुने हुए मुद्दे की। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल मौजूद होगा। आज हमने देश की बहस में आपको मुद्दे दिए थे चुनने के लिए कि आप किस मुद्दे पर चाहते हैं कि आज हम चर्चा करें, विमर्श करें। हमने आपको जो ऑप्शन दिए थे उसमें हमने आपको जो ऑप्शन दिए थे, जो आपने चुनाव किया, 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का जो मुद्दा बनाया है कि क्या काशी मॉडल बन पाएगा सत्ता का कॉरिडोर बीजेपी के लिए। 30 घंटे से ज्यादा बनारस के दौरे पर पीएम मोदी ने जो तस्वीरें, जो संदेश दिया, जिस तरह से काशी मॉडल जो है वो दुनिया के पटल पर रखा है, तो इसके बाद क्या यूपी के चुनाव में एडवांटेज बीजेपी हो गई है। इसी मुद्दे पर आज हम बहस करेंगे और साथ ही विपक्ष जो अपने दावे दे रहा है क्या वो ठहरते हैं, उनमें कितना दम है, या फिर काशी के विकास मॉडल के सामने विपक्ष के पास पेश करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो सिर्फ हवाई बातें कर रहा है। हमारे साथ तमाम पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन इस बीच हम अपनी देश की बहस में जनता को भी मौका देते हैं कि जनता जो है वो खुद अपनी राय, अपनी बातें हम तक पहुंचा सके, क्योंकि देश की बहस जनता का और जनता के लिए शो है। तो मुद्दा आपने चुन लिया है, अब सवाल उसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, क्या आपको लगता है कि काशी के विकास मॉडल का विपक्ष के पास कोई विकल्प है? आप अपना जवाब हाँ या नहीं में हम तक पहुंचा सकते हैं। जवाब देने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज और हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। www.newsnationtv.com पर आप वेबसाइट पर जाएं और 9711002666 जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नामुमकिन सा लगने वाला प्रोजेक्ट जो है वो तय समय में, कोविड के आपातकाल के बावजूद भी पूरा किया। उसके बाद जो उन्होंने गंगा में डुबकी लगाकर स्वच्छ गंगा का संदेश दिया और फिर जिस तरह से वो आधी रात बनारस का दौरा करने के लिए पहुंचे, वहाँ के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनका दौरा करने के लिए पहुंचे और हर मुख्यमंत्री से भी आज प्रेजेंटेशन लेके पूछा कि भाई विकास का मॉडल उनके राज्य में कहां तक पहुंचा है। तो क्या इसका जवाब विपक्ष के पास है और विपक्ष ने क्या कुछ आज बयानबाजी की है? आइए आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं, फिर अपने वरिष्ठ पैनल से आपका तारुफ कराएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारी सभ्यता के ये प्राचीन शहर पूरे विश्व को दिशा दिखा सकते हैं। बजट बह गया लेकिन कोई नदी साफ नहीं हुई, तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। अपने बनारस दौरे में पीएम मोदी ने काशी मॉडल की बड़ी लकीर खींच दी। इसमें हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकासवाद की ऐसी केमिस्ट्री है जिससे विपक्ष के तेवरों को फीका करने की कोशिश की गई है। बाबा भोले की नगरी के काम में कोई चूक न रह जाए, इसीलिए पीएम मोदी बनारस की सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन तक निकल गए और इन तस्वीरों के पीछे छिपा अर्थ एक ही है, काशी मॉडल, जिसका मंत्र पीएम मोदी ने बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में दिया। इसके बाद जनसभा में नए बनारस की चर्चा की। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो या बुनकरों, कारीगरों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम, आज काशी के कौशल को नई ताकत मिल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बनारस एक बड़े मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। विकास के मॉडल की तासीर ऐसी ही है जो सियासी हवाओं के रुख को मोड़ने का मादा रखती है। यही वजह है कि अखिलेश भी खुलकर मैदान में आ गए और उन पर औरंगजेब की आत्मा के जरिए पलटवार भी हुआ। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस। और ये औरंगजेब की आत्मा बुलवा रही है इनमें प्रवेश करके, क्योंकि वो औरंगजेब ही था जिसने अपने पिता और परिवार को हाशिए पे डाल दिया था सत्ता के लिए। कमोबेश यही अखिलेश जी ने किया है। काशी मॉडल की लड़ाई में अखिलेश बनाम बीजेपी ही नहीं है, राहुल और ममता के भी निशाने पर पीएम मोदी है। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। चुनाव आते हैं तो गंगा में डूब जाता है और कभी भी जब लोगों ने मरता है वही माँ गंगा में बसा देता है। देश की बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या काशी मॉडल बीजेपी की जीत का कॉरिडोर बनेगा और क्या चुनाव में विकासवाद बड़ा मुद्दा होगा।
और हमारे साथ अब चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राहुल देव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, विवेक श्रीवास्तव हैं, नेता लेफ्ट, और डॉक्टर अभिषेक राय हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे जो दर्शक हैं वो भी, ललित चतुर्वेदी जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर बाद जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल अभिषेक राय जी आपसे है। एक बात बताइए, क्या आपको लग रहा है कि काशी का जो मॉडल मोदी जी ने दिया, अब उसके आगे कहीं ना कहीं एडवांटेज बीजेपी हो गया है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और इसीलिए जिस तरह के बयान समाजवादी पार्टी से आ रहे हैं, जिनमें कोई सबूत, कोई साक्ष्य तो वो पेश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बयान जरूर दे रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। हमारी, आपने अगर विजय रथ यात्राएं देखी होंगी तो वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज जौनपुर में 65 किलोमीटर बनारस से दूर हमारी विजय रथ यात्रा निकलेगी, उसमें उमड़े हुए जनसैलाब को अगर आपने देख लिया होगा तो आपको समझ में आ गया कि बदलाव की राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश की जनता इस भाजपा की सरकार को बदलना चाहती है। जो जन सैलाब हमारे विजय रथ यात्रा में, हमारी रैलियों में उमड़ रहा है, वो बदलाव का घोतक है। रही बात काशी के विकास मॉडल की, काशी में डेवलपमेंट हो रहा है, हर जगह डेवलपमेंट होता है, और हम लखनऊ में भी हुआ, नोएडा में भी हुआ, हर जगह हो रहा है। डेवलपमेंट की बात हम नहीं करते, लेकिन हाँ, हम सबसे पहले बात ये करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रवक्ता ये जरूर बता दें कि ये ऐसे 5 काम गिना दें जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन किया, जिसकी ईंट इन्होंने रखी हो, और उसके बाद उस इमारत की फीता इन्होंने काटा हो। ये नहीं गिना पाएंगे। ये हमारे विकास काम को आगे बढ़ा। ठीक है, ये सवाल नहीं, सुनिए ना, ये सवाल लेकर मैं जाऊंगी। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि काशी का विकास मॉडल जब बीजेपी दिखाएगी, रखेगी पटल पर, अपनी उपलब्धि गिनाएगी, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, काशी का विकास मॉडल हो, तो उसके जवाब में आपके पास क्या है? आप क्या दिखाएंगे कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो ये विकास करेंगे, ये हमारा मॉडल होगा, ये हमारा प्लान है? आपके पास क्या ठोस कॉन्क्रीट है? देखिए, हमारे पास विकास का मॉडल है। 2014 में महंगाई जो होती थी वो डायन होती थी। आज क्या है? आज बेरोजगारी दर कितनी बढ़ गई है, उस पर ये सरकार बात नहीं करती। ये आप बताएं, किसानों की बात हो रही। देखिए, शिकायतें लगाना और सवाल उठाना आसान होता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जवाब में आप क्या करेंगे कि भाई मैं ये बनवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मेरे पास ये रोड मैप है। यहाँ पर आध्यात्म का और विकास का, ये जो दोनों को मिलाकर एक मॉडल पेश किया जा रहा है, उसके जवाब में काउंटर क्या है आपके पास? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। जैसे 2 फॉरेन, बताइए ना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो फिर आप आरोप लगाएंगे कि वक्त नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं एकदम सीधी सी बात कह रहा हूँ कि 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट हुई, उसमें 5 ऑफिसेस भी बने क्या उत्तर प्रदेश में? हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, हम बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं। हमारी पहली कैबिनेट में किसानों को 300 यूनिट बिजली मिलने जा रही है। कैसे? मैं आपसे वही पूछ रही हूँ, कैसे? मोदी जी ने एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और उसके बाद आप देखिए कि एक शिलान्यास किया और उसको कंप्लीट करके दुनिया के सामने रखा। वहां पर उन्होंने सनातनी होने की हर तस्वीर जो है भेजी। विकास मॉडल के तहत गदोलिया का घाट घुमाया, तो ये तस्वीरें तो आ गई जनता के सामने। तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि आप आरोप तो लगा रहे हैं कि भाई उनके इन्वेस्टर मीट में लोग नहीं आए, ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, लेकिन भाई ये तो बता दीजिए कि मैं सत्ता में आऊंगा तो ये करवाऊंगा। जैसा कि उप मुख्यमंत्री ने तो सवाल भी उठाया था कि कृष्ण मंदिर बनवाएंगे क्या? मैं आपसे बोल रहा हूँ, हमारी सरकार पावर प्रोजेक्ट्स पे काम करेगी, हमारी सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट में काम करेगी, हमारी सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए काम करेगी, हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दूर करने बनाने में काम करेगी। हम मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे तो आधी अधूरी बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं कर देंगे, उसमें फैकल्टी रिक्रूटमेंट करेंगे। और बिल्कुल, ये तो नेताओं के बयान जो है, ऐसा लगता है हर रैली में यही सुनते हैं। सब्सटैंशियल बात जो है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ये कह रहे हैं कि आप लोग बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर फेल रहे हैं। आपने बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट तो बना के खड़े कर दिए, लेकिन रोजगार नहीं दिया, महंगाई को काबू में नहीं किया। इन प्रोजेक्ट से लोगों का घर नहीं चलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। देखिए, प्रोजेक्ट बनाने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, इंडस्ट्री डेवलप करो, स्टील सीमेंट का कंजम्पशन करो, लेबर को काम मिले। ये प्रोजेक्ट और ये सब काम ऐसे हो जाते हैं क्या? इसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता क्या? तो यह जो लोग अगर, और इनसे मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपको सरकार, जनता ने टाइम दिया था ना 5 साल, आपने क्या करके दिखाया? क्या करेंगे ये छोड़ दीजिए। दूसरी बात ये पूछ रहे थे हमने क्या किया।
अभी सबसे बड़ी बात तो है काशी का क्या हाल था, आप भी गए होंगे, मैं भी गया था। 2014 या 2019 के पहले क्या हाल था, कैसा उसका बदलाव हम लोगों ने कर दिया। कुंभ का मेला हुआ था, किस तरह से इकोनॉमी बढ़ती है। और कल ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, जो केवल टेम्पल इकोनॉमी है, रिलीजियस टूरिज्म है, उससे $5 ट्रिलियन की जीडीपी में ग्रोथ एडिशन होती है। और उस जीडीपी ग्रोथ को किसने जमीन पे लाया? योगी जी ने। मैं बचपन से कुंभ के मेलों में जाता था। इस बार योगी जी ने जिस प्रकार से अर्ध कुंभ किया, उससे पूरे विश्व ने उस बात को जाना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं, जो कोरोना फैला आपके कुंभ से, उसके बारे में भी बता दीजिए। सुन लो, मैं जो कोरोना फैलाया आपने। अच्छा, और अखिलेश जी की रैली से कोरोना नहीं फैलेगा? हाँ, जो अभी जन सैलाब की आप बात कर रहे थे उससे कुछ नहीं। ये बड़ा अच्छा है कि जो नेता लोग हैं दोनों पार्टियों के लिए कह रही हूँ, रैलियों से और आप सुने, माँ गंगा में जो लाशें मिली, वो माँ गंगा का सम्मान था जो बहा दी। और बिहार और यूपी की सरकारें लड़ रही हैं। लाशें हैं किस राज्य की? प्रश्न है, जब मेरे से प्रश्न है, अब मैं इनको गोपाल जी, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका डेवलपमेंट हमेशा धर्म के साथ ओवरलैप क्यों करता है? आपका डेवलपमेंट हमेशा धर्म के साथ ओवरलैप क्यों करता है? और काशी और मथुरा ही क्यों? और यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बार-बार मथुरा में बात कर रहे हैं, और हिंदूवादी संगठनों ने यहां तक कह दिया कि 6 दिसंबर को ईदगाह में जाकर के हम गुलाब जल से शुद्धिकरण करेंगे। यह डेवलपमेंट है आपका? पोलराइजेशन है। आपकी नियत डेवलपमेंट की नहीं है, आपकी नियत साहब पोलराइजेशन की है। आप पोलराइज करना चाहते हैं वोट्स को, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे आप वोट मांग नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर डेवलपमेंट हुआ होता तो किसानों का बिल आप वापस नहीं लेते। और डेवलपमेंट और धर्म का कॉकटेल मिलाते हैं। जवाब दीजिए, आरोपों का जवाब दीजिए। एक मिनट सुनिए, आप सुन लीजिए गोपाल जी को, मैंने आपको काफी वक्त दिया था, गोपाल जी को देती हूँ इन सवालों के साथ। जी हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हमने मैनिफेस्टो में लिखा था, अगर अयोध्या मंदिर का निर्माण, भव्य राम मंदिर का निर्माण हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, तो हम उसके लिए हिंदुत्व, ये सॉफ्ट हिंदुत्व और सिर के नीचे, कपड़ों के नीचे जनेऊ पहनने वाले नहीं है। हम अपने धर्म को सामने लेके चलते हैं। अगर हम जिस धर्म में, आस्था में बिलीव करते हैं, हम उसके लिए वो शर्म नहीं रखते। धर्म एक पर्सनल, एक पर्सनल टॉपिक है। धर्म एक पर्सनल सब्जेक्ट है। धर्म इज नॉट अ पब्लिक इशू। द स्टेट हैज नो रिलीजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो रिलीजन। यू कैन नॉट टॉक ऑफ रिलीजन की बात नहीं कर सकते आप धर्म की। धर्म व्यक्तिगत जीवन के लिए है। धर्म पब्लिक डिस्प्ले के लिए नहीं है, नुमाइश के लिए नहीं है, वोट मांगने के लिए नहीं है, दंगे कराने के लिए नहीं है। धर्म आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए है। आप राम का नाम 24 घंटे लीजिए, आप 24 घंटे राम का नाम लीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे रुकिए विवेक जी जब आपकी बारी आएगी मैं आपको मौका दूंगी। विवेक जी एक मिनट, मैं मौका दूंगी। विवेक जी मैं मौका दूंगी, क्योंकि यहाँ पर लगभग हर पार्टी के लोग जो हैं वो धर्म का नाम लेते हैं और धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। टेंपल रन हो या फिर मस्जिद जाना हो या चर्च जाना हो, पार्टी के नेता और चेहरे बदल जाते सब हैं। जरा पहले मैं एक बार गोपाल जी से, जो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए हैं, वो सुन लेती हूँ। विवेक जी मैं आपके पास आऊंगी, बस गोपाल जी की टर्न। मैंने क्या कहा ना कि एक बार टर्न कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। गोपाल जी देखिए, हमने आर्थिक विकास उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है अभी इस पूरे हमारे कार्यकाल में। कोरोना के पहले जो लोग माइग्रेंट लेबर, जो बिहार और उत्तर प्रदेश से बाहर जाने के लिए मजबूर होते हैं, इस बार योगी जी ने उनको स्पष्ट रूप से कहा है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, वहीं पे हम रोजगार देंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मैं नोएडा में रहता हूँ, इस तरह से सक्सेसफुल हो रहा है। डिफेंस कॉरिडोर हो रहा है। नहीं, आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो हम बुकलेट्स में और नेताओं की रैलियों में सुन लेते हैं। गोपाल जी, मेरी चर्चा में सीधा सवाल था कि यहाँ पर कि धर्म और विकास, आपको एक ही धर्म विशेष के लिए ही आपको काम करते हैं, ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। नहीं तो एक धर्म, अगर काशी में हम काम करेंगे, काशी के विकास के लिए काम करेंगे, हम इसको काशी, मथुरा और अयोध्या को अपने भारत का स्वाभिमान का प्रतीक मानते हैं। जिस देश में 85% जनसंख्या हिंदू धर्म से अपना आस्था रखती है, तो उसका अपमान करके क्या आप इस देश में प्रजातंत्र को लागू कर सकते हैं?
तो किसी मस्जिद और चर्च का जीर्णोद्धार कराने का मन नहीं हुआ कभी? हमने किसी नहीं, तो जो अगर हमने किसी या वो सब दुरुस्त हालत तो में कोई किसी ने, ये जो ऐतिहासिक भूल है, जो ऐतिहासिक गलतियां हैं, अगर मुगल साम्राज्यवादियों ने काशी की, मथुरा की और अयोध्या की राम मंदिर को, कृष्ण मंदिर को और शिव मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाया है, तो ऐतिहासिक भूलों को तो हम ही ठीक करेंगे ना। अरे विवेक जी, आप बीच में क्यों बोलते हैं? आपसे जब पूछा जाएगा तब और सवर्णों ने किया है। नहीं, इतिहास का नाम लेकर के विवेक जी के पास आप इस देश के मुसलमानों को विवेक जी और माइनॉरिटीज को नहीं हैरेस कर सकते। विवेक जी, जी विवेक जी जी, चलिए विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगी, गोपाल जी से भी उसका जवाब लूंगी, आपके जो सवाल है वो भी लेके जाऊंगी। राहुल देव जी हमारे साथ हैं। जी जी, गोपाल जी 1 मिनट रुकिएगा। राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं हमारे साथ। अच्छा, आप बात कहना चाहते हैं? चलिए, अच्छा ठीक है, आप बोलिए। गोपाल जी बात कंप्लीट कर ले, फिर बोलिए। आप विवेक जी की बात का जवाब देना चाहते हैं? बोलिए। साथ हुआ विवेक जी ने क्या वो भूल नहीं थी? विवेक जी रुकिए ना, विवेक जी मैं आप दोनों का काउंटर भी कराऊंगी, लेकिन 1 सेकंड पहले शुरुआती राउंड है ये, सबको अपनी बात कहने का मौका दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। विवेक जी 1 मिनट रुकिए, सबको पहली बार सवाल हो रहा है, सबके पास आएंगे, उसके बाद फिर काउंटर करिए। बहस का मंच खुला हुआ है, बहुत वक्त है। बोलिए गोपाल जी। हाँ, सबसे पहली बात, अगर विकास मैं दूंगी आपको, मैं पूरे 2 मिनट दूंगी, जरा गोपाल जी से जवाब दीजिए। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जब हम 2017 में सत्ता में आए थे उत्तर प्रदेश में, बीमारू राज्यों में आता था, और आज गोपाल जी आपने सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने तो धर्म का तो मैंने बता दिया, जो स्वाभिमान के प्रतीक है। हिंदू धर्म 85% जनसंख्या यहाँ पे हिंदू है, उसके स्वाभिमान को कुचल के जिन लोगों ने अपनी राजनीति की है, हम उस स्वाभिमान को पुनः स्थापित करेंगे। ये हमने मैनिफेस्टो में लिखा है। और पुनर्स्थापना हो रही है। जी बिल्कुल, योगी जी ने कहा। बिल्कुल स्वाभिमान की पुनर्स्थापना हो रही है। उसके बाद विवेक जी आपके पास आऊंगी, और कांग्रेस की तरफ से आज जिस तरह से स्वाभिमान काशी में उभर के आता है भारत का, हमारा सब लोगों का, चलिए, स्वाभिमान और वोट दोनों आ रहे हैं या सिर्फ स्वाभिमान आ रहा है? हमारे साथ राहुल देव जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। राहुल देव जी, यहाँ पर काशी मॉडल जो है, मोदी जी ने जो काशी मॉडल जो पेश किया है मोदी जी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनाव जब नजदीक हैं, ठीक उससे पहले, तो आपको क्या लगता है कि एडवांटेज बीजेपी कहीं ना कहीं हो गई है? और विपक्ष जिस तरह के बयान दे रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, कि एक ही व्यक्ति का चेहरा दिखा रहे हैं, वो अखिलेश कह रहे हैं कि भाई आप गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई योगी जी ने, क्योंकि गंगा गंदी थी। भाई प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें योगी जी की डुबकी भी चाहिए थी। तो आपको लगता है कि वाकई में ये इसका अच्छा काउंटर है या बहुत ही सतही बयान है? कुछ एक काउंटर विपक्ष के पास मौजूद है या नहीं है? इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। बीनाज, मैं समझता हूं कि देश की जनता केवल टीवी देखकर वोट नहीं देती है, वो और भी सोच विचार करती है, वो जिंदगी भी देखती है, अपना अनुभव भी देखती है, और भी कुछ चीज़ें देखती है। वो इतनी मूर्ख नहीं है कि अपने सारे फैसले केवल टीवी की छवियां और टीवी की बहसें देखकर बनाए। तो टीवी पर अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, उनके लिए नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं, या राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, उनके जवाब में मोदी जी या योगी जी क्या कहेंगे, इनका एक असर पड़ता है, लेकिन सीमित असर पड़ता है। 1-2 बयानों से किसी के, कुछ लोगों के, जिसे हम वोटिंग इंटेंशन कहते हैं, वोटिंग के मतदान के इरादे और उनकी सोच और उनकी विचारधारा, उनके फैसले ये नहीं बदलते। तो ये किसी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए, और हम लोगों को भी, कि हमारी बहसों से भी कुछ बहुत देश बदल जाता है, और नेताओं को भी नहीं रहना चाहिए कि उनके बयानों और केवल भाषणों से बदल जाएगा। उनका असर होता है, लेकिन सीमित होता है। अब दूसरा प्रश्न आपका ये है कि ये जो मॉडल है, अब काशी मॉडल को अभी तक तो ये मीडिया ने कहना शुरू किया है, आप कह रहे हैं काशी मॉडल। मैं नहीं समझता कि शायद प्रधानमंत्री जी ने अभी तक या भाजपा सरकार ने काशी मॉडल की चर्चा की है, उसी तरह से जैसे गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि ये एक मॉडल आया है, तो काशी का मॉडल तो काशी जैसी दूसरी विशिष्ट सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक या ऐतिहासिक महत्व वाली जगहों पर ही लागू होगा ना। ये हर शहर पर तो लागू नहीं हो सकता। काशी के लिए, विश्वनाथ मंदिर के लिए जो किया गया, वो हर शहर के हर मंदिर पे तो नहीं लागू हो सकता। पहला सवाल। एक इससे कुछ बड़े सवाल भी निकलते हैं। अभी जो गोपाल जी कह रहे थे, अब उसको वो स्वाभिमान से जोड़ रहे हैं। मोदी जी ने भी उसमें वो
काशी की बात करते हुए वहां पे औरंगजेब को भी लाना उनको जरूरी लगा, सालार मसूद को लाना भी जरूरी लगा। इस पर ये कुछ एक बड़ा प्रश्न निकल रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार जो देश का ढांचा है और जो देश के संविधान की भावना है वो ये है कि राज्य अपने आप को सीधे प्रत्यक्ष तौर पर किसी एक या दूसरे धर्म के साथ नहीं जोड़ेगा। हम एक तरफ कहें कि धर्म एक अलग बात है, अब काशी विश्वनाथ मंदिर इसके विकास में ये जो सारा खर्चा हुआ है, जो सारा आयोजन हुआ 2 दिन से जहां हो रहा है, ये तो सब सरकारी खर्च पे हो रहा है ना। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद और एक जो उसके लिए अलग बिल्कुल समिति बनी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, उसने वो कहा सीधे सीधे वो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं निर्माण किया उसका, ना वो कर रही है। लेकिन यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि ये नया मॉडल है कि स्वयं प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकारी पैसे से एक धर्म के, चाहे वो 85 नहीं 80% है हिंदू भारत में, एक तो गोपाल जी ये जानते होंगे, उन्होंने 85 कह दिया, कोई बात नहीं जी। तो क्या अगर मैं इसका स्वागत करूंगा अगर सरकार सभी धर्मों पर ऐसा ही समानुपातिक खर्च करेगी, उन सबके आस्था केंद्रों को ऐसे ही इसी रूप में इतने ही विशाल और भव्य और दिव्य रूप में विकसित करने का एक मॉडल विकसित करे, मैं समझता हूँ ये एक अच्छी चीज होगी, क्योंकि इससे पर्यटन बढ़ता है, इससे लोग आते हैं, तो उससे रोजगार भी बढ़ता है। जी बिल्कुल, एक बात कह दूं बस 10 सेकंड। मैं राहुल जी एक बात बिल्कुल, एक मिनट गोपाल जी नहीं, गोपाल जी मैं इस पर पूरा 10 सेकंड नहीं, मैं 2 मिनट नहीं गोपाल जी मैं इस पे 2 मिनट आपका जवाब लूंगी, लेकिन विवेक जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और वो बहुत पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं। विवेक जी, यहाँ पर आपको आपत्ति है कि देश का प्रधानमंत्री अगर सनातन धर्म से आता है, भाई इत्तेफाक है, कोई भी हो सकता है, अगर वो सनातन धर्म से आता है और अपने सनातन धर्म के जो अनुसरण है परंपराओं का, उनका निर्वहन करते हैं एक आयोजन से पहले, तो उन तस्वीरों में और उसमें गलत क्या है? देखिए, मैं व्यक्तिगत तरीके से इसके खिलाफ नहीं हूं कि प्रधानमंत्री किस धर्म को फॉलो करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करें, रोज राम के नाम का स्मरण करें, रोज ध्यान लगाएं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति किस बात पे है? आपत्ति इस बात पे है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके अंदर हर तरह के फूल हैं, इस पर माइनॉरिटीज़ भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, जैन भी है, हिंदू भी है, और स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। मौलाना आज़ाद ने इस देश का इतिहास जो है, एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेफ्ट ने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया, इतिहास की पुस्तकें आई, अकबर को एक अच्छा राजा बताया गया, औरंगजेब की कमियां भी हमने इतिहास में पढ़ी हैं उन्हीं किताबों में CBSE की, और उस वक्त बीजेपी का राज्य नहीं था। तो हमारे को न्यूट्रल होकर के देश को देखना होगा। मुगलों का मतलब हो गया साहब आउटसाइडर, लेकिन इस देश के अंदर 90% मुसलमान, दलित और बैकवर्ड थे जो कन्वर्ट हुए, क्योंकि हिंदू समाज में हम उनको वो मान सम्मान नहीं दे पाए जो हमें देना चाहिए। आज ये हिंदू समाज की बात करते हैं, हिंदू समाज ये कह रहे हैं साहब 85% हिंदू हो गए। 85% हिंदुओं में से वो दिन कब आएगा जब मंदिर के पुजारी का स्थान आप दलित को देंगे, जब ब्राह्मणों का रिजर्वेशन पॉलिसी जो हर मंदिर, हर शंकराचार्य की पदवी पे, हर मधाधीश्वर को जो आपने बना रखा है वो हटेगा। यादव का बेटा, कोरी का बेटा, कुर्मी का बेटा, राजपूत का बेटा, बनिए का बेटा, कोई भी जो शास्त्रों का ज्ञान ले उसको पूजा कराने का अधिकार होना चाहिए। हमारे धर्म में नहीं है। लोग कन्वर्ट क्यों होते हैं? जब आप किसी को दावत नहीं देंगे, नहीं, अपने धर्म के बारे में सवाल का जवाब नहीं दिया, यानी कि जी नहीं, मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि प्राइम मिनिस्टर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की तरह बिहेव कर रहे हैं और वहां बनारस में जाकर के फोटो ऑप कराना धर्म। मैंने तो पहली बार सुना है साहब कि योगी, हमने तो यही सुना था पुस्तकों में बचपन की कि फकीर, साधु, संत और योगी, सवाल है आपके ये वो लिए, होता है जो सांसारिकता त्याग दे, जो सांसारिकता त्याग दे। लेकिन यहाँ पे योगी जो है, मैं यही सवाल आपके दोनों लेकर जाती हूँ। हिंदू धर्म का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जबकि वो एक सेकुलर पद पर बैठे हुए हैं। ये आरोप है विवेक जी का, और राहुल देव जी ने भी आपसे सवाल पूछा कि 80% हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल हैं उनका आपने जीर्णोद्धार कराया, बहुत स्वागत है, टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन दूसरे धर्मों के लिए भी क्या ऐसी ही दरियादिली आप दिखाएंगे? स्टेट फंड से उनका निर्माण या जीर्णोद्धार या उनका विकास करेंगे? देखिए, पहली बात मैं बोल दूं, किसी भी क्षेत्र का, धार्मिक क्षेत्र का विकास कोई बात है तो हम उसको अवश्य करेंगे।
असली बात यह है, मैं राहुल जी को एक ही बात कहना चाहता हूं, ऐतिहासिक रूप पे भी जब कोई सत्ता, जो कोई देश होता है, ऐसी ही भव्य मस्जिदें भी नजर आएंगी, इतनी ही खूबसूरत, ऐसी निश्चित तौर पर कई मस्जिद होंगी जो टूरिज्म के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जिनका सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। मुझे बता दे कि कोई ऐसा इतिहास में ऐसा स्थान है जो हिंदुओं ने मस्जिदों को तोड़ के बनाया है? अगर वैसा होगा तो हमें पास आए, हम भी उसका जीर्णोद्धार का पूरा प्रयास करेंगे। हम असली बात यह है कि हमने कोई इसमें नहीं किया। अयोध्या बिल्कुल अवस्थी ने सही कहा कि कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, हम लोगों ने उसके लिए मास मूवमेंट खड़ा किया था और हम लोगों ने उस चीज को। चलिए अवस्थी जी भी हमारे साथ हैं। जी मैं माफी चाहूंगी, तकनीकी दिक्कतों की वजह से मैं उनके पास पहले नहीं जा पा रही थी। अवस्थी जी आप जवाब दे दीजिए। विवेक जी ने कुछ तीखे सवाल उठाए हैं, आपका क्या कहना है? जी मेरे को नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, अब आप जवाब दें, मैं आपके पास आ गई। नहीं, मैं बोला ही नहीं तो आवाज क्या आएगी? अच्छा, तो फिर आपका सम्मान है कि आप नहीं बोले और आपने पेशेंटली सबकी बात सुनी। अब आप अपनी बात करें। मैं सुनने के लिए बैठ जाऊंगा। पिनाज जी, रिसर्च टीम से ये पूछिए कि हिंदू मंदिरों के अलावा किसी और धर्म के धार्मिक स्थलों से क्या सरकार के पास पैसा जाता है? क्या ये पूछिए कि जामा मस्जिद का रख रखाव भारत सरकार करती है कि नहीं करती? हुमायूं टॉम्ब का रख रखाव भारत सरकार करती है कि नहीं करती? क्या हज हाउस अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया था कि नहीं बनाया था? क्या कब्रिस्तान की दीवार पे 300 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था कि नहीं हुआ था? कब्रिस्तान पर 300 करोड़ रुपए का खर्चा करना धर्मनिरपेक्षता है। और अगर कोई ये कहे कि कब्रिस्तान के साथ साथ शमशान की दीवार भी बनाई जाएगी तो वो सांप्रदायिकता हो जाता है इस देश में। दोनों के लिए बनाना सांप्रदायिकता है और एक के लिए बनाना धर्मनिरपेक्षता है। पिनाज जी, काशी सिर्फ भारतवर्ष की नहीं, पूरे विश्व के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी है। पूरे विश्व भर से काशी में पढ़ने लोग आते थे। काशी विश्वनाथ के मंदिर, राहुल देव जी, औरंगजेब का जिक्र इसलिए आया, मैं आपको बता दूं, शायद आपको ना मालूम हो कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़वाने का आदेश दिया था। शाहजहां ने तोड़वाया था। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने अंग्रेजों के समय में इसका जीर्णोद्धार करवाया। ये कोई, और अगर आप चाहें तो मैं औरंगजेब ने कितने मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दिया उसके लिखित प्रमाण आप चाहें तो अभी दिखा सकता हूं। आप चाहें तो मैं अभी दिखा सकता हूं। मेरे पास रही है। मैं किसी पिनाज में किसी के बीच में नहीं बोलता। अकबर भी था, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। जहां औरंगजेब था वहां अकबर भी था। अवस्थी जी ने पूरी बात सुनी तो आप भी उनकी पेशेंटली पूरी बात सुनिए ना। देखिए, हमें सम्मान करना होगा। अवस्थी जी ने पूरी बात सुनी, आप भी सुनिए ना। देखिए, उन्होंने बहुत पेशेंस दिखाई है, इसका सम्मान करना होगा। एक मिनट सुन लीजिए ना। औरंगजेब का जिक्र आया ना कि मोदी जी ने वहां उस मंच से औरंगजेब का नाम क्यों लिया? आपने ये कहना चाहता हूं, एक मिनट सुन लीजिए ना। सिर्फ एक औरंगजेब को लेकर के एक मिनट पहले उनकी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद में आपकी और मैं राहुल देव जी को दिखा सकता हूँ उर्दू में लिखा हुआ वो फरमान, उर्दू में लिखा हुआ वो फरमान दिखा सकता हूँ। आप चाहें तो जितने मंदिरों का चाहें मैं दिखा सकता हूँ आपको। बड़ी साफ सी बात यह है कि अगर इस देश में तिरुपति मंदिर से करोड़ों का लिया जाता है, तिरुपति मंदिर से, वैष्णो देवी से, सिद्धि विनायक मंदिर से, बाकी मंदिरों से करोड़ों रुपए लिए जाते हैं। किस मॉस्क से लिया जाता है? किस चर्च से लिया जाता है पैसा? क्या वो वहीं पर खर्च नहीं होना चाहिए? उससे हज हाउस बनना चाहिए? कभी उठाया ये सवाल? ठीक है, इसका जवाब मैं विवेक जी से भी लूंगी। ठीक है, मैं राहुल देव जी और विवेक जी से भी इसका जवाब लूंगी। अवस्थी जी, आपने अपनी बात रखी। एक ऑडियंस भी हमारे साथ जयपुर से इस वक्त जुड़ चुकी हैं, जरा उनके पास इस वक्त चलते हैं। ललित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। ललित जी, आप पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, काशी विश्वनाथ मॉडल की जो बात अभी चल रही है, इतनी देर से मैं सुन रहा हूँ इस बात को। पहली बात तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें काशी विश्वनाथ मॉडल क्या हो गया? ये विकास का मॉडल है। काशी विश्वनाथ मॉडल में केवल ऐसा तो हुआ नहीं है कि मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, वहाँ की रोड चौड़ी हुई है, वहाँ के शहर का सौंदर्यीकरण हुआ है। तो ये सरकार का काम है, सरकार को करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ साथ कि इस तरीके के मंदिर के जीर्णोद्धार, जहाँ सनातनी भक्त हो या कोई भी भक्त हो जिनको जाने में वहाँ तकलीफ ना हो। मैंने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री जी ने बाद में वहाँ पे इसमें जो काम करने वाले लोग थे उसमें मुसलमान भी थे, उसमें हिंदू भी थे और बहुत सारे धर्मों के लोग उसमें मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण में कार्य किया उन्होंने। उनके ऊपर उन्होंने पुष्प वर्षा भी की है। अब ये बात कर रहे थे खर्चे की
कि प्रधानमंत्री जी ने इतना खर्चा कर दिया है और वहां पे ये तमाशा लगा रखा है। मैं इतना कहना चाहूंगा, एक वो टाइम याद होगा आपको 2014 में मुलायम सिंह जी के बर्थडे पे 7 करोड़ रुपया ऑफिशियली समाजवादी पार्टी ने खर्च कर दिया था। क्या इनको वो याद नहीं है एक्चुअली? और धर्म के नाम ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अगर आयोजन पे हो सकता है तो इस पे क्यों नहीं हो सकता? सरकारी खर्चा ठीक है, टैक्स पेयर का मनी जो है, सत्ता बदलती जाए, पार्टी बदलती रहे, अपने हिसाब से मूड के हिसाब से खर्च करती रहे, कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी आपका। हमारे दर्शक ललित चतुर्वेदी जयपुर से जुड़े, उन्होंने अपनी राय रखी है, इस पर भी हम प्रतिक्रिया लेंगे और जो सवाल अवस्थी जी ने उठाए, राहुल जी और विवेक जी से भी जवाब लूंगी उसका। लेकिन इस वक्त तहसीन पूनेवाला हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, आप उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने पार्टी विचारधारा और जो तमाम आपकी पसंद नापसंदगी है उसके बियॉन्ड हटकर आपने काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरें ट्वीट की और बड़ा दिखाते हुए उसकी तारीफ की। लेकिन यहाँ पर जब काशी मॉडल का बखान किया जा रहा है तो यहाँ पर राहुल गांधी कहते हैं कि सिर्फ पीएम पर ही तस्वीर को क्यों यहाँ पर उन पे फोकस किया गया? भाई देश के पीएम है, अगर वो कहीं आयोजन में जाएंगे तो तस्वीर तो उन्हीं की दिखेगी ना। ये बात मेरी समझ में नहीं आई, अगर आप समझा सके तो अच्छा होगा। नहीं, एक तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे मौका दिया आपके शो में शिरकत करने का, और वाकई सभी को ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, काशी धाम का जो प्रधानमंत्री जी के हाथ से उद्घाटन हुआ है, इसके सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जो मैं बात रखना चाहता हूँ, भगवान शिव क्या चाहे, आज ही की बात करें क्योंकि मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहीं पर आज SIT ने जो घटना हुई थी उसने ये बताया कि अजय मिश्रा टेनी, उसके बच्चों ने जिस तरह से किसान को कुचला एक साजिश की तरह, क्या वो किसान भगवान शिव के बच्चे नहीं थे? और उसके बावजूद क्या ये काशी मॉडल है, क्या ये उत्तर प्रदेश का मॉडल है कि वो अजय मिश्रा टेनी आज भी गृह मंत्री है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, और आज भी नरेंद्र मोदी जी ने उस पर एक टिप्पणी नहीं की? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, कल जब मिस यूनिवर्स का खिताब हमारी भारत की लड़की ने जीता, प्रधानमंत्री जी ने उसको बताई थी, बहुत अच्छी बात। लेकिन कल ही जब लेजर लाइट शो चल रहा था, हमारे सैनिक, हमारे पुलिस के लोग शहीद हुए कश्मीर के अंदर, प्रधानमंत्री जी ने अब तक उस पर टिप्पणी नहीं दी, कोई ट्वीट नहीं किया। तीसरी बात, कल वो दिन था जब हमारे पुलिस के कर्मचारी शहीद हुए 13 दिसंबर के पार्लियामेंट अटैक में, प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट जाकर उनको भी श्रद्धांजलि नहीं दी। ये जो कर रहे प्रधानमंत्री जी अच्छी चीज है, लेकिन भगवान शिव के बच्चे क्या चाहेगी? वो चाहेगी कि रोजगार। आज के अभी के कुछ समय पहले के आंकड़े निकले, भारत का WPI इन्फ्लेशन 14.2% है, 1988 से सबसे ज्यादा। आज महंगाई क्या है? क्या भगवान शिव के बच्चे आज उनको कुचला जा रहा है? जो व्यक्ति कुचल रहा है उसका पिताजी आज ठीक है, तो आप कह रहे हैं शिव को प्रसन्न करने के साथ साथ तहसीन जी आप जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि शिव के जो भक्त हैं उनका भी आप ख्याल रखिए, उनके भी तमाम मुद्दे उठाइए, लेकिन आप एक बात बताइए कि यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत रैशनली, अगर आपने कोई एक चीज अच्छी है उसकी आपने तारीफ करी, जी मैं वही कह रही हूँ कि आपने एक बड़ा दिल दिखाते हुए जो काम अच्छा हो उसकी तारीफ करी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का स्टैंड जो है कई बार समझ से परे हो जाता है कि ठीक जब भी कभी इस तरह की बातें आती हैं, जब प्रियंका गांधी गंगा में डुबकी लगाएं तो गंगा स्वच्छ हो जाए, उन पर अगर तस्वीरें फोकस रहें तो कोई दिक्कत नहीं, राहुल गांधी अगर कहीं जाएं तो फोकस कैमरे का उन पर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रधानमंत्री पर हो तो इस तरह का जवाब देना आपको आपत्ति है। काशी कॉरिडोर पर आप सवाल उठाइए, उसके कामकाज के तरीके पर सवाल उठाइए, उसमें आपको लगता है कुछ लूपहोल्स हैं उस पर सवाल उठाइए, आप काउंटर कीजिए, लेकिन इस तरह का बयान ये राजनीतिक परिपक्वता कहीं झलकाता है? मैं एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी या राहुल जी या प्रियंका जी कहीं जाए, कैमरा उन पर फोकस करेगा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी डुबकी लगाते हैं, श्रद्धापूर्वक डुबकी लगाते हैं, मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन डुबकी सच की भी लगाए, डुबकी न्याय की भी लगाए, डुबकी इस श्रद्धा से लगाए कि जिस अजय कुमार मिश्रा टेनी के बच्चे हमारे किसान को साजिश की तरह रौंदा है, जिस पर मैं कार्रवाई करूंगा, डुबकी इस चीज की लगाए। 1 मिनट में लूंगा सर कि जब मेरे पुलिस वाले शहीद होते, मैं मिस वर्ल्ड को कांग्रेचुलेट नहीं करूंगा, उनके बारे में उसकी डुबकी लगाए। बस मैं यही चाहता हूँ मेरे प्रधानमंत्री, ये अपेक्षा मेरी प्रधानमंत्री से। चलिए ये सवाल लेकर मैं गोपाल जी के पास भी आऊंगी, लेकिन राहुल देव जी और विवेक जी, आप दोनों ने सुना था, अवस्थी जी ने कुछ सवाल आपसे उठाए थे। राहुल जी पहले आप उनका जवाब दें, फिर मैं विवेक जी के पास जाऊंगी। मैं वनजेश जी को केवल ये कहूँगा कि काशी के इतिहास से मैं सुपरिचित हूँ, काशी मेरी अध्ययन का विशेष विषय है, उस पर मैं एक फिल्म भी बना चुका हूँ, तो उसके आध्यात्मिक महत्व से, आध्यात्मिक भूगोल से, आध्यात्मिक उसकी यात्रा से, इतिहास से और राजनीतिक इतिहास से भी परिचित हूँ। मैं ये सही है कि वहाँ पर बिंदु माधव मंदिर होता था, जो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, विशाल विश्वनाथ मंदिर से भी ज़्यादा बड़ा मंदिर होता था, जिसको औरंगजेब ने तोड़वाया, उसकी वो काट के वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। ये सब इतिहास में दर्ज है,
मुझे मालूम है, मैंने ये दर्ज किया थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ प्रश्न कुछ और हैं अभिनिजेश जी। हमें जैसे मैंने कहा कि हमारे संवैधानिक व्यवस्था में राज्य अपने आप को सीधे सीधे धर्म से जोड़ने से बचेगा। वो किसी एक धर्म से अपने को एक सीमा के बाद न जोड़ेगा, उससे एक समान दूरी बना के रखेगा। धर्म और राज्य की ये जो एक अलग हमारे यहाँ की गई है, अलग व्यवस्था की गई है, उसके पालन की बात मैं कर रहा हूँ। ये जो ध्वनि इससे निकल रही, जो सारा एक पूरा माहौल बन रहा है, उससे एक साफ साफ सबको समझ में आ रहा है कि, और गोपाल जी ने तो कह ही दिया कि उनके हिसाब से जो 85% हैं, तो उस धर्म और उस धर्म की ऐतिहासिक, उसका ऐतिहासिक गौरव, उसका पुनर्जीवन, उसका पुनर्प्रतिष्ठा, उसको वापस लाने के लिए सब कुछ किया जाएगा। और जहां हमले हुए हैं, जहां मंदिर तोड़े गए हैं, उनको भी पुनर्जीवित करना ये सरकार का काम है। मैं जरा ये इससे कई और चीजें निकलती हैं। ये बहुत गंभीर प्रश्न है कि हम किस सीमा तक राज्य की गतिविधियों, राज्य की भूमिका और धर्म की भूमिका को किस सीमा तक हम जोड़ेंगे। ये मतलब ये चुनाव वाली बातें नहीं हैं। ये बहुत ज्यादा, इससे वोट मिलते हैं निश्चित रूप से, इससे राजनीतिक सफलता अपार रूप से मिलती है। दूसरे धर्मों में भी लोगों ने ये किया है, वहां उनको सफलता मिली है। तो इसके लेकिन कुछ व्यापक अर्थ भी हैं हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए। हमारे राज्य की व्यवस्था, राज्य कैसे चलेगा, राज्य से नागरिकों की अपेक्षाएं क्या होनी चाहिए और राज्य की कर्तव्य क्या होनी चाहिए, इस तरह के कुछ बड़े सवाल भी निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि उन पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जहां तक काशी का सवाल है, काशी में जो विकास हुआ है, मैं एक आपसे हिंदू के नाते कहूं कि मैंने जब ये दृश्य देखा कल पहली बार, तो मैं मन बल्लियों उछलने लगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि विश्वनाथ मंदिर के आसपास की स्थिति ऐसी इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत हो सकती है। और मैं बहुत प्रसन्न हूं उस बात से। लेकिन ये काम अगर काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट करता या उसके माध्यम से होता तो ये बेहतर होता। सड़कों का विकास, स्टेशन का विकास, ये सब तो स्वागत योग्य है ही, और एक जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य है। और मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने एक अद्भुत तरीके से, बहुत प्रभावशाली तरीके से इसको निभाया। लेकिन दोनों थोड़ी अलग बातें हैं, उनको उसी रूप में देखना चाहिए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। विवेक जी, आप अवस्थी जी के सवालों का जवाब दें और उसके बाद मैं चाहूंगी अवस्थी जी आपके सवालों से कितने संतुष्ट होते हैं आप दोनों, आपस में चर्चा भी हो आपकी। लेकिन पहले आप जवाब दें, उन्होंने जो दो महत्वपूर्ण बातें आपके लिए कही। जी देखिए, अवस्थी जी पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़ाते हैं और मैं इनका सम्मान भी करता हूं। लेकिन अवस्थी जी देखिए, आप एक गलत राजा होता है, चाहे हिंदू राजा हो या मुसलमान राजा हो, चाहे राजपूत हो या कोई और हो, और एक जो भी राजा एरिस्टोक्रेट होता है उसको अपनी रियासत, अपने खजाने, अपने पैसे से ही एक लेन देन होता है। तो आप एक राजा औरंगजेब का एग्जाम्पल देख करके हम टीवी पर अगर हम इस्लाम को, कुरान को, मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर देंगे तो ये गलत होगा। सम्राट अशोक और सम्राट अकबर दो सबसे बड़े राजा हुए हैं इस मुल्क में जिन्होंने लगभग पूरे देश को यूनिफाई किया था। अशोक ने कलिंग को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, एक वायलेंट बैटल खेला सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। तो क्या हम सम्राट अशोक को विलन मान लें? अकबर ने राजपूतों की वजह से शासन किया, हिंदू मुस्लिम एकता रही, मौलानाओं को भी साइड किया, दीन इलाही को लेकर के आए, एक सेकुलर राजा थे। तो राजाओं का एग्जाम्पल दे करके अगर हम, जैसे कि गोपाल जी कह रहे थे कि इतिहास में ऐसा हुआ है, इतिहास से हमें आगे बढ़ना होगा। आज का हिंदुस्तान एक डाइवर्स, एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, उसमें अनेकों जातियां हैं, अनेकों धर्म हैं, जिसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ता है। अगर हम कॉम्पिटिटिव रिलीजियस और कास्ट की राजनीति विवेक जी, ठीक है, इतिहास से आगे बढ़ते हैं। एक सवाल उन्होंने मौजूदा हालात पर भी उठाए। उन्होंने कहा कि जब मंदिरों के फंड से सरकार पैसा लेती है तो फिर जाहिर सी बात है अगर उसमें खर्चा भी कर देती है, उस पर भी जवाब दीजिए आप। वो तो आज का मुद्दा है ना, वो तो आज का सवाल है। देखिए, नहीं देखिए, मैं मेरा ये मानना है, कोई भी धर्म हो, लेकिन ज्यादा हिंदू धर्म के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेजोरिटी में हमारा हिंदू धर्म है। तो जैसा अभी उत्तराखंड में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने किया, इन्होंने कहा साहब कि द स्टेट विल नॉट कंट्रोल द टेंपल्स। ये गलत है, क्योंकि जो भी चंदा हम देते हैं हम पुजारी की जेब के लिए नहीं दे रहे हैं, हम उसको अगर ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं कि भाई आप मंदिर बनाइए, ब्यूटिफाई करिए, ट्रस्ट में लगाइए, तो उसके लिए होता है। तो फिर स्टेट शुड कंट्रोल द मॉस्क आल्सो, इसको कंट्रोल करना चाहिए। एवरीथिंग आप मिसयूज, चाहे मुसलमान हो, क्या वो कोई भी दान या दक्षिणा मिसयूज के लिए देता है? वो एक अच्छे कॉज के लिए दे रहा है ना।
चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, स्टेट कंट्रोल ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस इज अ मस्ट, ये मेरा मानना है। और आखिरी बात में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो राहुल जी ने जो कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप देखिए, एज अ लेमैन, मैं कम्युनिस्ट हूं, मैं धर्म में विश्वास नहीं करता, लेकिन जब मैं टीवी पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हिंदुत्व को देखता हूं और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हिंदुत्व को देखता हूं, तो एक फर्क है। वो फर्क ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हिंदुत्व मुसलमानों को चैलेंज नहीं करता, उनकी उपेक्षा नहीं करता, हिंदुस्तान में एक अपर कास्ट सुप्रीमेसी की बात नहीं करता है। वो एक धर्म अपने हिसाब से वो एक दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो धर्म है और उनका जो हिंदुत्व है, वो माइनॉरिटीज को सप्रेस करने के ऊपर है। मैं बीच में नहीं बोलता हूं टू द माइनॉरिटी। ये हिंदुत्व का फर्क बता रहे हैं, जरा आप जवाब दें। हाँ, जी बोलिए अवस्थी जी, बोलिए, मैंने आपसे जवाब मांगा है। इसलिए मैं अपेक्षा ये करूंगा बीच में कोई ना बोले। 5 मिनट पहले अभी विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि, और राहुल देव ने भी कहा कि स्टेट को, राज्य को बिल्कुल अलग रहना चाहिए धर्म से। अब ये कहते हैं कि सारे मंदिरों पर कंट्रोल होना चाहिए सरकार का। ये है दिमागी दिवालियापन तर्कों का। और राहुल जी, मैं आपको बताऊं कि ये बहस नई नहीं है। ये बहस आजादी के तत्काल बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के समय शुरू हो गई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्टता कहा था कि सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण हम करवाएंगे। ये कोई बहस नहीं है। इस देश की विरासत जो है उसको अगर हमें सुरक्षित रखना है, सिर्फ एएसआई के लिए नहीं, एएसआई सरकारी संस्था है। अगर वो कहती है कि इन मंदिरों का, मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, मंदिर हमारी स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। मंदिर के एक एक नक्काशी, एक एक छोटी छोटी मूर्ति का आप स्थापत्य देखिए, उसका संरक्षण जरूरी है कि नहीं? सिर्फ बिल्डिंगों का, सिर्फ भवनों का स्थापत्य जरूरी है? मंदिरों का स्थापत्य नहीं है क्या? वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? एक बात सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पिनाज, बड़ी साफ सी बात है कि बड़े आसान है ये कह देना, लगातार इफ्तार की पार्टियां होती रही, सरकारी खर्चों पर कहीं कोई पत्रकार नहीं बोला, कोई कम्युनिस्ट नहीं बोला। इफ्तार की पार्टी हो सकती है वो, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष है। इस देश का एक नेता कह सकता है कि मुझे 90% नहीं 100% मुसलमानों के वोट चाहिए, वो उसके ऊपर धर्मनिरपेक्षता है। मुझे ये कहिए, आज बताइए कि 1984 के नरसंहार में एक भी गोली नहीं चली राहुल देव जी, पुलिस की तरफ से एक दंगाई नहीं मारा गया, और 35 साल बाद एक सज्जन कुमार पकड़े गए। तो उसकी भी हजारों सिखों के नरसंहार के बाद स्वतंत्रता के इतिहास में, वो इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, औरंगजेब की और अलाउद्दीन खिलजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं चंगेज खां, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह की बात नहीं कर रहा हूं मैं स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूं। कोई कुछ नहीं बोलता, सब चलता है जी, कोई बात नहीं। सत्ता आती है, सत्ता के साथ जुड़ जाओ, सत्ता के हिंदू धर्म के लिए सब आगे आ जाते हैं जी। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ एक डॉक्टर राय लगातार जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अगर इफ्तार पार्टी दें, सैफई में सैफई में महोत्सव करवाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करा दें तो दिक्कत है। अगर आप ऐलान करें कि विष्णु मंदिर बनवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर किसी मंदिर का जीर्णोद्धार करा दें तो दिक्कत है। और फिर आप कहते हैं श्रेय भी दीजिए, और दस्तावेज अभी तक आपने दिए नहीं कि आपकी परिकल्पना थी। पिनाज जी, बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ, आप एक चीज समझें, हमने कब ऐसी बात कही कि हमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से दिक्कत है? किसी नेता का, किसी प्रवक्ता का या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी का आपने स्टेटमेंट सुना? प्लीज डोंट मिस कोट अस। हम जो बात कहते हैं बहुत विनम्रता से कहते हैं और एकदम सादगी से कहते हैं। हम समाजवादी पार्टी हर धर्म सभाओं को साथ में लेके चलने की बात करते हैं। हमने किसी की बात नहीं की, हम सारे सर्व समाज को लेके चलने की बात। जब हमारी सरकार थी, वाराणसी को 24 घंटे बिजली देते थे, एकदम ये बात पक्की है। इसमें आप माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप पूछेंगी तो वो भी इस बात को एडमिट करेंगे, या वाराणसी की जनता से भी आप पूछें। हम जनता की मूलभूत सुविधाओं पे काम कर रहे हैं। आप क्या जनता जनार्दन वो नहीं है? अभी मैं विवेक भाई की बात सुन रहा था, आप बताएं लखीमपुर खीरी में क्या वो जो जिनके ऊपर किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी, क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो शिव भक्त नहीं हुए? कोरोना की सेकंड वेव में जब उसी गंगा में लाशें बह रही थी, अब माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल में दीदी और दीदी खेल रहे थे, तब किसी को ये याद नहीं आया। आज गंगा में डुबकी लग रही थी, वो उस समय वाराणसी के लोग नहीं याद आए?
इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री संसद में लिखित बयान देते हैं। क्या लिखित बयान देते हैं कि सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं। पिनाजी इतना बड़ा झूठ इस देश की जनता के साथ कि आपको सेकंड वेव में। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि ये बड़े मंदिर जो हैं वो लोगों का जो जमीन पर जो परेशानी भुगत रहे हैं उसकी भरपाई नहीं कर सकेंगे। लेकिन सुनिए, आपने कह दी, मैं ये गोपाल जी के पास सवाल लेकर जाऊंगी, लेकिन एक चीज और बिल्कुल आप कंप्लीट कीजिएगा। एक चीज और मुझे बता दीजिए कि अखिलेश जी ने कहा था दस्तावेज पेश करेंगे कि काशी विश्वनाथ धाम की कल्पना उन्होंने की थी, ये परियोजना उनकी थी। मोदी जी तो सिर्फ आगे उस पर काम कर रहे हैं, योगी जी उस पर सिर्फ काम कर रहे हैं। वो दस्तावेज कब तक आ जाएंगे? पिनाजी, अगर आप लीगल डॉक्यूमेंट्स देख लें, मैं आपको डीएम का नाम बताता हूं। 2015 में वाराणसी के डीएम थे प्रांजल यादव। आप देख लें 1 जनवरी 2015 से जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ है कि नहीं काशी विश्वनाथ में। सेंटर का सुन लीजिए, मैंने आपको डीएम का नाम बता दिया। बहुत जल्दी दस्तावेज केंद्र सरकार ने कहा था 2015 में। बहुत बहुत धन्यवाद। 2015 में नहीं, मैं आपको झूठ थोड़ा बोल लूंगा। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी थे, मोदी ने गोपाल जी नहीं बोला था। गोपाल जी एक सेकंड रुकिएगा, उनको बस बात कंप्लीट करने लीजिए जी। मैं बहुत देखिए पिनाजी, मेरे सवाल का उत्तर, आपने जो सवाल पूछा उसका उत्तर खुद गोपाल जी ने दे दिया कि केंद्र की योजना थी पर उसे लागू करने का अधिकार जो था उत्तर प्रदेश सरकार का। अच्छा, अवस्थी जी बोल रहे थे जी। योजना केंद्र की थी, तो योजना केंद्र की थी। आपकी बात अवस्थी जी, योजना केंद्र की थी, बोल दिया ना, योजना केंद्र की थी। बात कंप्लीट सुनने देंगे अवस्थी जी, या तो आप ही बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, तो आपने कहा ना योजना केंद्र की थी, योजना केंद्र की थी। आप मेरी पूरी बात सुनेंगे या केंद्र किस समय, केंद्र में कौन था उस समय, केंद्र में कौन था उस समय, और उत्तर प्रदेश में कौन था, किसको क्रियान्वयन करना था? आपके फैक्ट न्यूज़ कर रहे हैं, आप इस पे बात तो करेंगे ना। अरे योजना केंद्र की थी। बात ही नहीं सुनना चाहते अवस्थी जी, आपको सिर्फ देखे ना। नहीं, अरे योजना केंद्र की थी तो आपकी कैसे हो गई? आप अपने मतलब केंद्र ने योजना भेजी और कहते हैं कि मेरा, मैंने शुरू किया था। अवस्थी जी, आप झूठ पकड़ा गया पिनाजी, झूठ पकड़ा गया, सबके सामने पकड़ा गया। केंद्र ने योजना दी, नम्रता से आपको सुन रहा था, सम्मान करता हूं, सुनिए। आप बोलिए, आप, मैं भी सुनता रहा हूं सबकी बात, लेकिन आपने खुद माना केंद्र की योजना बोलने नहीं देंगे तो आप सुनेंगे। केंद्र की योजना को अपनी योजना कैसे बता रहे हैं आप? केंद्र की योजना कैसे बता रहे हैं? हमने कब कहा? चलिए, ठीक है। नहीं कहा तो ठीक है। यहाँ पर मैं अभी अपने एक दर्शक को भी यहाँ चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। प्रिया झा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। प्रिया झा, आप इस पूरी चर्चा को सुन रही हैं, आपकी राय? मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये काशी विश्वनाथ जो बना है मंदिर, इसमें जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। वाराणसी एक आध्यात्मिक जगह तो था ही, और ये मंदिर बनने से बहुत ही आध्यात्मिक जगह बन चुका है। तो हमारे लिए ये है कि ये मंदिर लोगों के लिए एक नई दिशा की ओर बनेगा। चलिए, तो आप कह रही हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है, अच्छी बात है, इसका स्वागत कर रही हैं आप। और आगे ये सवाल जो हैं गोपाल जी से, कुछ तीखे सवाल जो हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उठाए हैं, कुछ सवाल तहसीन पूनावाला जी ने पूछे हैं, तो वो सवाल लेकर गोपाल जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। देश की बहस में इस बड़े मुद्दे पर लगातार चर्चा जारी है।